हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर। आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से क्लास से जुड़ेंगे। आपकी पसंदीदा क्लास जो है वो प्रारंभ हो चुकी है प्यारे साथियों, और इस क्लास के अंतर्गत एक नया टॉपिक में स्टार्ट कराने जा रहा हूं, और उस टॉपिक का नाम है भारत में जनगणना। इस टॉपिक के अंतर्गत विशेष तौर पर मैं सेंसस 2011 की चर्चा आपके साथ करने वाला हूं। जनगणना 2011 की चर्चा आपके साथ मैं करने वाला हूं। सेंसस 2011, जनगणना 2011 की चर्चा आपके साथ करने वाला हूं। ठीक है जी बच्चों, अच्छे से आप समझने का प्रयत्न इस टॉपिक को करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जल्दी से फटाफट से आप पहले तो क्लास में जुड़िए। जल्दी से फटाफट से क्लास में जुड़ेंगे आप सभी लोग। बहुत अच्छी बात है बेटा। विवेकानंद, मदेशिया जी, निशी जी, गौरव गोविंद जी, अजय कुमार गुप्ता जी, चंदन कुमार जी, जयप्रकाश सिंह जी, लव कुशपाल जी, आकाश कुमार जी, पप्पू जी, हरिओम यादव जी, शीलू जी, श्याम सुंदर जी, मनीष जी, नीरज जी, विनय वर्मा जी, नितिन कुमार जी, नीशु पटेल जी, अमर सिंह जी, अंकित कुमार यादव जी, कुलदीप कुमार जी, सौरभ एसआई जी, चिराग कुमार यादव जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। ठीक है जी, चलिए भाई। बहुत अच्छी बात है बच्चों। साउंड आज मैंने स्पेशली काम किया है साउंड पे, और अब साउंड की समस्या आप लोगों को नहीं होगी। चलते हैं भाई। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? जनगणना 2011 की। जनगणना 2011, सेंसस 2011, सेंसस 2011 की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है जी, किसकी चर्चा करने वाले बच्चे? सेंसस 2011 की चर्चा हम लोग आपके साथ करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले अगर हम जनगणना की बात करें तो आप जानते हैं जनगणना का उद्देश्य जनांक के आंकड़ों को सामने रखना है, जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को सामने रखना है। भाई सरकार कोई योजना बनाएगी, उसको लागू करेगी, लेकिन उस योजना को बनाने में और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका सरकार की कब होगी? यानी अच्छे तरीके से उस योजना को बना पाए सरकार और उसको लागू कर पाए, इसके लिए सरकार को क्या चाहिए? डाटा चाहिए, आंकड़े चाहिए। और जनसंख्या से संबंधित आंकड़े जनगणना के माध्यम से एकत्रित किए जाते हैं। अगर हम बात करें प्यारे बच्चा जनगणना की, तो भारत में जो जनगणना है, सेंसस, भारत में पहली जनगणना, फर्स्ट सेंसस, पहली जनगणना, पहली जनगणना, फर्स्ट सेंसस जो है, फर्स्ट सेंसस, पहली जनगणना, ये कब आयोजित हुई है? ये प्यारे बच्चे 1872 में आयोजित हुई है। लॉर्ड मेयो के काल में हुई है, लॉर्ड मेयो के काल में हुई है, लॉर्ड मेयो के काल में हुई है। 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में ये पहली जनगणना जो है वो आयोजित हुई है। ठीक है, लेकिन ये पहली नियमित जनगणना नहीं थी बच्चों। पहली जनगणना थी लेकिन पहली नियमित जनगणना नहीं थी। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम बात करें बच्चे पहली नियमित जनगणना की, पहली नियमित जनगणना की, पहली नियमित जनगणना, फर्स्ट रेगुलर सेंसस, फर्स्ट रेगुलर सेंसस इन इंडिया, ये कब हुई? ये मेरे प्यारे बच्चे 1881 ईस्वी में हुई है। और ये किसके काल में हुई है मेरे प्यारे बच्चा? लॉर्ड रिपन के काल में हुई है, लॉर्ड रिपन के काल में हुई है। 1881 ईस्वी में हुई है और लॉर्ड रिपन के काल में हुई है। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसके काल में हुई है? लॉर्ड रिपन के काल में। कब हुई है? 1881। इसके बाद मेरे बच्चे हर 10 साल के अंतराल पर नियमित जनगणना आयोजित हुई, हर 10 साल के अंतराल पर। ठीक है जी। अगर हम जनगणना 2011 की बात करें
जनगणना 2011, जनगणना 2011 की अगर हम चर्चा करें बच्चों, तो ये जो जनगणना 2011 है, ये भारत की, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। तो 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 और 2001 और 2011, यानी कि टोटल 7वीं जनगणना है स्वतंत्र भारत स्वतंत्र भारत की। अच्छा, टोटल यानी कि जब से भारत में जनगणना हुई तब से लेकर ये कौन सी जनगणना है? तो मेरे बच्चे ये 15वीं जनगणना है। जनगणना 2011 भारत की 15वीं जनगणना है, और स्वतंत्रता के बाद की जो जनगणना है उस हिसाब से 7वीं जनगणना है बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, भारत की 15वीं जनगणना थी, भारत की 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, और भारत की ये 15वीं जनगणना है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। आपकी जनगणना 2011 थी। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो 21वीं सदी चल रही है, इसकी कौन सी जनगणना थी? तो इस 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है, कि 21वीं सदी में 2 जनगणना हुई, एक 2001 में और एक 2011 में। ठीक है, 21वीं सदी की 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। 21वीं सदी की ये क्या है? ये दूसरी जनगणना है 21वीं सदी की, मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि गुरुजी हम 2011 की जनगणना क्यों पढ़ रहे हैं? 2021 की जनगणना पढ़नी चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2021 में जनगणना नहीं हुई। कारण क्या रहा, क्यों नहीं हुई साहब? क्योंकि 2021 में कोरोना महामारी फैली हुई थी, और कोरोना महामारी के काल में जनगणना को पूरा करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, कोरोना महामारी के समय में, इसलिए 2021 में जनगणना नहीं हुई। हमारे साथ 2021 के जनगणना के आंकड़े हमारे पास नहीं है। तो कौन सी जनगणना के आंकड़े हमारे पास है? तो भैया, जो जनगणना के आंकड़े हमारे पास हैं, जिनसे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो 2011 की जनगणना है। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, इस समय जो जनगणना 21वीं, ये जो 2011 की जनगणना है, इस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? जनगणना आयुक्त, सेंसस कमिश्नर। तो जनगणना आयुक्त यानी कि सेंसस कमिश्नर जो थे इस समय, जनगणना आयुक्त यानी कि सेंसस कमिश्नर जो इस समय थे, वो कौन थे? तो मेरे प्यारे बेटा, सी चंद्रमौली। कौन से थे बेटा? सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली ये जनगणना आयुक्त थे हमारे। ठीक है, ये कौन थे बेटा? जनगणना आयुक्त थे 2011 की जनगणना के समय। इसकी थीम क्या थी? इसका वाक्य क्या था? वाक्य, इसका वाक्य, जनगणना का प्रमुख वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका ध्येय वाक्य था। इस जनगणना का बच्चे क्या था? ध्येय वाक्य था। इस जनगणना का ध्येय वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका ध्येय वाक्य था। जनगणना 2011 का, मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है? इसके बाद जनगणना 2011 के बारे में चर्चा करें, तो ये जो जनगणना है मेरे प्यारे बच्चे, जनगणना जो है किसका विषय होता है? जनगणना संघ सूची का विषय होता है, सूची का विषय होता है।
विषय होता है, यानी कि जनगणना यूनियन लिस्ट का विषय है। जनगणना को आयोजित करने की और जनगणना के डाटा सामने रखने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। ठीक है जी, संघ सरकार की होती है, क्योंकि संघ सूची का विषय है, इसलिए बच्चे। ठीक है जी, क्लियर हो रहा होगा ये सारी चीजें। सर जी बोर्ड पीडीएफ इतना लेट क्यों मिलता है? बेटा टाइम से मिल जाता होगा बोर्ड पीडीएफ तो। अब तो मेरी क्लासेस में भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एग्जैक्ट टाइम पर स्टार्ट हो रही हैं। सारी समस्याओं को मैंने समाप्त करने का भरसक प्रयत्न किया है। ठीक है जी। अच्छा, ये जनगणना के बारे में कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इस जनगणना की मेरे प्यारे साथी, इस जनगणना की अगर हम चर्चा करें तो इस जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। जनगणना से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, और वो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो क्या है? वो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो क्या है? कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जनगणना से संबंधित, उनको आपके सामने मुझे पहले समझाना है, फिर उससे संबंधित डाटा आपके सामने रखना है। ठीक है जी। अच्छा चलिए, जब सबसे पहले हम बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है यहां पर जनसंख्या घनत्व। ओ भैया, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, इसकी चर्चा हमें करनी है। भैया ये क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या है ये जनसंख्या घनत्व? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि यहां 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। कितना? 1 वर्ग किलोमीटर एरिया है, क्षेत्रफल है। और इस 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जितने लोग निवास करते हैं, जितने लोग निवास करते हैं इस 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, उनकी संख्या को ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व हम लोग कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व कहलाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं उसको हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं प्यारे बच्चे। अच्छी तरीके से ध्यान रखना। राज्य सरकारें क्यों करा देती हैं जनगणना? राज्य सरकार जनगणना नहीं कराती बेटा। कुछ विशेष प्रकार की जनगणना, जैसे जातीय जनगणना है या कोई विशेष मुद्दे पर काउंटिंग करवा लेती हैं राज्य सरकारें, पूरी जनगणना नहीं कराती। पूरी जनगणना जो कराने का अधिकार है वो संघ सूची का विषय है, राज्य सरकार का नहीं, केंद्र सरकार का है। कुछ विशेष मुद्दों पर वो कमेटी गठित करके या एक आयोग बना के कुछ विशेष मुद्दों से संबंधित डाटा अपने यहाँ अपने प्रदेश से संबंधित बना सकती हैं। ठीक है जी। हाँ, लेकिन देश के संबंध में जनगणना आयोजित करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ठीक है जी। चलिए, तो ये तो हो गया मेरे प्यारे बच्चे जनसंख्या घनत्व। एक कॉन्सेप्ट है लिंगानुपात। लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो ये क्या होता है? सेक्स रेशियो क्या होता है? लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात या सेक्स रेशियो की मेरे प्यारे बच्चे अगर हम चर्चा करेंगे तो ये जो लिंगानुपात है, ये जो सेक्स रेशियो है,
इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या उस देश में कितनी है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। लिंगानुपात कहलाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए अगर हम लिख रहे हैं कि भारत का लिंगानुपात 943 है, अगर हम यहां पर लिखा हुआ है कि भारत का लिंगानुपात कितना है, कि भैया वो 943 है, तो इसका मतलब क्या है? अनुज कुमार जी, आप लोग दुआ करते रहिए, सब अच्छा होगा। ठीक है जी? हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर किसी जगह पर लिखा हुआ है कि भारत का लिंगानुपात 943 है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं। यानी कि 57 पुरुषों को कुंवारा रहना ही रहना है, उनका कोई कुछ कर नहीं सकता। उनको तो भगवान ने कुंवारा बना के भेजा है ऊपर से कि बेटा तू तो कुंवारा रहेगा, तेरी शादी नहीं होगी। हाँ, अब तुम ज्यादा साधना मार्ग पे चलोगे, पूजा पाठ ज्यादा करोगे, भगवान की पूजा पाठ तुम ज्यादा करोगे, तो ऐसी स्थिति में अब बोले आप प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें विदेश से सेटिंग करा सकते हैं, जैसे सचिन की करा दी सीमा हैदर से। लेकिन अगर तुम करो ना, बाहर से अगर बीवी लेके आओ विदेश से, तो डॉक्यूमेंट पूरे करके लाना, वीजा पासपोर्ट सब चीज एकदम ओके क्लियर करके। ऐसा नहीं हो कि तुम्हें जेल के चक्कर काटने पड़े तुम्हारे घर वाले और पैसे जाए तुम्हारे चक्कर में। ये सचिन के घर वाले, सीमा, सचिन सब परेशान हो गए। ऐसा मत करना, इसमें देश का नाम रोशन नहीं होता है। देश का नाम रोशन कब होता? जब एकदम से पक्के कागज बनवा के और ले आता, तो देश का नाम रोशन हो जाता कि हाँ भाई लाला बहुत बढ़िया काम किया, विदेशी बहू लाया है। और वो कब मिलेगी? जब तुम ज्यादा साधना मार्ग पे चलोगे, भगवान की ज्यादा पूजा पाठ करोगे तब। नहीं तो 57 तो कुआरे रहने ही हैं। हम इसीलिए तो कहता हूं तुमसे कि पूजा पाठ भी करो और पढ़ाई भी करो। अगर नौकरी लग गई तो ब्याह हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और नई नौकरी लगी तो तुम्हारे लिए टेंशन ही टेंशन है, तुम्हारे लिए समस्या ही समस्या है। ठीक है जी? हाँ, समस्या ही समस्या है तुम्हारे लिए। एक उदाहरण मैंने बताया था बच्चों। ठीक है जी? लिंगानुपात क्लियर हो गया। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर या दशकीय वृद्धि दर हम कहेंगे। दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर क्या होती है? डिकेडल ग्रोथ रेट। डिकेडल ग्रोथ रेट डिकेडल ग्रोथ रेट क्या होती है? दशकीय वृद्धि दर क्या होती है? ये क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे? दशकीय वृद्धि दर, डिकेडल ग्रोथ रेट। एक दशक के दौरान या 10 वर्षों के दौरान जनसंख्या में होने वाली जो प्रतिशत वृद्धि है उसे दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है जी? यानी कि 10 वर्षों के दौरान, 10 वर्षों के दौरान जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत वृद्धि दशकीय वृद्धि दर कहलाती है।
दशकीय वृद्धि दर कहलाती है। दशकीय वृद्धि दर कहलाती है। क्या कहलाती है? दशकीय वृद्धि दर कहलाती है। 10 वर्षों के दौरान जो जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत वृद्धि है उसे दशकीय वृद्धि दर कहते हैं, डिकेडल ग्रोथ रेट कहते हैं। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। कहीं पर लिखा हुआ है कि दशकीय वृद्धि दर जो है भारत की, डिकेडल ग्रोथ रेट जो है, दशकीय वृद्धि दर जो है वो कितनी है, तो भैया वो है 17.7%। 17.7% है, 17.7% है, 17.7% है दशकीय वृद्धि दर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2001 से 2011 के बीच, 2001 से 2011 के बीच जो जनसंख्या में वृद्धि दर रही है वो 17.7% रही है। इतनी प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है, इतनी प्रतिशत पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हुआ है, इतने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है। ये दशकीय वृद्धि दर है, ये डिकेडल ग्रोथ रेट है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। तो दशकीय वृद्धि दर तुम्हें समझ में आ गई? ठीक है जी। अब हम बात करेंगे साक्षरता की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा साक्षरता, लिटरेसी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा बच्चा? साक्षरता रहेगा, लिटरेसी रहेगा। लिटरेसी ये क्या होता है? साक्षरता या लिटरेसी आखिरकार होती क्या है? प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें साक्षरता की, अगर हम बात करें लिटरेसी की, तो साक्षरता या लिटरेसी क्या होती है? देखिए 2011 की जनगणना जो साक्षरता की परिभाषा देती है उसके अनुसार मेरे प्यारे बच्चे, उसके अनुसार जो साक्षरता की परिभाषा है उसके अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति जो कम से कम किसी एक भाषा को लिख पढ़ और समझ सकता है उसे साक्षर माना गया है। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति जो कम से कम किसी एक भाषा को लिख पढ़ और समझ सकता है, लिख पढ़ और समझ सकता है। कम से कम किसी एक भाषा को लिख पढ़ और समझ सकता है, साक्षर कहलाता है। साक्षर कहलाता है जो कम से कम किसी एक भाषा को लिख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है और जिसकी उम्र कम से कम 7 साल से है। तो वो व्यक्ति क्या है बेटा? वो व्यक्ति साक्षर है, वो व्यक्ति लिटरेट है। ठीक है। अगर 7 साल से उम्र कम है, भले ही वो 2 भाषाओं को जानता है, वो साक्षर नहीं है, वो साक्षर नहीं है। ठीक है जी।
इतना आप ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के आंकड़े हैं। तो अब आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे कि बताओ भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात भारत में कहां है, सबसे कम लिंगानुपात भारत में कहां है, सबसे ज्यादा साक्षरता कहां है, सबसे कम साक्षरता कहां है, सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर कहां है, सबसे कम 10 की वृद्धि दर कहां है, ऐसे करके क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। चलिए जरा देख लेते हैं बच्चे हम लोग फटाफट से। यहां पर भारत में जनगणना 2001 और 2011 दोनों के आंकड़े दे रखे हैं। जनगणना 2001 और 2011 दोनों के आंकड़े यहां पर आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है जी। तो यहां पर 2011 की आंकड़ों को आपको देखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1,21,08,54,977 ये भारत की कुल आबादी रही है। 1,21,08,54,977 क्या रही मेरे बच्चे? ये भारत की कुल आबादी रही है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें पुरुषों की आबादी कितनी है? लगभग 51.47%। इसमें महिलाओं की आबादी कितनी है? 48.53%। ये महिलाओं की आबादी है। पुरुषों की आबादी कितनी है? 51.47% और महिलाओं की आबादी कितनी है? 48.53%। ये महिलाओं की आबादी है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, इसमें 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है? 13.60%, 13.60%, 13.60%। ये 0 से 6 आयु वाली जनसंख्या का प्रतिशत है। बोलो क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, इसके बाद नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है भारत में? तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भारत में 31.10% है। यानी भारत की कितनी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार नगरों में रहती है? तो आंसर क्या होगा बेटा? 31.10%। 31.10% नगरों में रहती है। बाद बाकी जो बची हुई आबादी है 68.90% वो रहती है गांव में। ठीक है, वो कहां रहती है? गांव में। अच्छा, वार्षिक वृद्धि दर कितनी है भारत की? तो 1.64%। यानी एक वर्ष के दौरान लगभग इतनी आबादी भारत की बढ़ जाती है। लगभग में है डाटा, आंकड़ा किसमें बेटा? लगभग में है। लगभग इतनी आबादी बढ़ जाती है, एक वर्ष के दौरान बढ़ जाती है। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद मेरे प्यारे साथी भारत की लिंगानुपात की चर्चा करें। पूरे भारत के लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। 2001 की जनगणना का आंकड़ा ये है और 2011 की जनगणना का आंकड़ा ये है। तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। बोलो क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, साक्षरता भारत की कितनी है? 73%। कितनी है साक्षरता? 73%। बोलो क्लियर है? 73% साक्षरता है भारत की। पुरुषों की साक्षरता कितनी रही 2011 की जनगणना के अनुसार? 80.90%। 80.90%, 80.90%। महिला साक्षरता कितनी रही है? 64.60%। ये महिला साक्षरता है, ये महिला साक्षरता है बच्चे, ये महिला साक्षरता है। ठीक है जी, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है? यानी कि इतनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, इतने पुरुष पढ़े लिखे हैं और भारत की कुल आबादी 73% के आसपास आबादी जो है वो पढ़े लिखे हैं। इसके बाद जनसंख्या घनत्व, एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने लोग भारत में रहते हैं? तो बेटा औसत रूप से जनगणना 2011 के अनुसार 382 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 382 लोग एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहते हैं।
दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.7% है, 17.70% है। यानी कि 10 वर्षों के दौरान जनसंख्या में होने वाली वृद्धि जो है वो कितनी है? 17.70% है, 17.70% है। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गए भाई जनगणना से संबंधित आंकड़े, जनगणना से संबंधित आंकड़े हो गए। अब हम आंकड़ों की चर्चा कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में, ऐसे करके हम आंकड़ों की चर्चा कर रहे हैं बच्चों। इन चीजों की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। जरा फटाफट से आप फटाफट से अपना ध्यान इधर मेरी तरफ केंद्रित करेंगे। आपको अब तक कोई परेशानी, यहां तक इस डाटा तक आपको कोई परेशानी आई हो तो मुझे बताइए कि भाई हमें ये परेशानी आई है गुरुजी। हाँ 2001 का भी डाटा लिखा हुआ भाई। सचिन यादव जी, जो भी डाटा है वो आपके सामने है। राहुल सिंह जी, बेटा मैंने आपको बताया ना अमित कुमार जी, कोरोना महामारी कारण 2021 में नहीं हुई है, ठीक है। जब नई जनगणना का डाटा आएगा तो मैं आपके सामने रखूंगा। कन्हैया कैर जी, बेटा कभी कभी तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो केवल एग्जामिनर को ही पता होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना ही उचित है। वैसे तो 15 जनगणना हुई है, 15 जनगणना के आंकड़े तो ही ना याद करोगे, फिर तो जनगणना की स्पेशलिस्ट हो जाओगे। तो हमें तो जर्नलिस्ट बनना है ना, स्पेशलिस्ट नहीं बनना। या कुछ एक आध क्वेश्चन हर एग्जाम में, 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल यूनिक होते, तो उनके चक्कर में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, इस चीज की चर्चा करेंगे बच्चों। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बच्चे राजस्थान है भारत में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत में गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भारत में अंडमान एवं निकोबार है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एकदम से क्लियर होगा आपको, है? चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, चलो इसके बाद जनसंख्या की बात कर रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां, सबसे कम जनसंख्या कहां, इस प्रकार के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है बच्चों। सबसे छोटा राज्य जनगणना 2011 के अनुसार जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो सिक्किम है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। हाँ, इन चीजों को आप देख सकते हैं, डाटा पूरा के पूरा आपके सामने है। ठीक है, ये जनसंख्या हो गई जनगणना 2011 के अनुसार। इसके बाद भाई जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 5 राज्य कौन से हैं? कई बार ऐसा होता है कि जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों का क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है, राज्यों का क्रम पूछ लिया जाता है बच्चे। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यहां पर देश की लगभग 16.51% पॉपुलेशन निवास करती है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में बच्चे। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। इसमें देश की लगभग 9.28% आबादी निवास करती है। तीसरा राज्य नाम बिहार का आता है और इसमें 8.60% आबादी जो है देश की वो निवास करती है बच्चों। ठीक है जी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में मेरे प्यारे बच्चे 7.54% आबादी निवास करती है। आंध्र प्रदेश की चर्चा करें बच्चे तो देश की लगभग 6.99% आबादी जो है वो आंध्र प्रदेश में निवास करती है।
ठीक है जी, क्लियर हुआ, समझ में आया, एकदम से क्लियर हो गया होगा, है। चलो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, अगर यहां पर देखोगे तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली में है, उसके बाद पुडुचेरी में, उसके बाद चंडीगढ़ में। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है जी, अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो आप? हाँ चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसके बाद आगे बढ़े तो जो 2 अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो चौथे नंबर पे जो केंद्र शासित प्रदेश आ रहा है जनसंख्या की दृष्टि से वो अंडमान निकोबार है, और 5वें नंबर पे जो आ रहा है वो दादरा नगर हवेली है। वर्तमान समय में दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है, लेकिन ये आंकड़े जनगणना 2011 के हैं और 2011 में दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों अलग अलग थे, इसीलिए आंकड़े उसी हिसाब से यहां पर आपके सामने रखे गए हैं। ठीक है जी। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। अभी एक भैया कह रहा है कि लिंगानुपात के आंकड़े रखो हमारे सामने। लो भैया लिंगानुपात के आंकड़े रख देते हैं। लिंगानुपात मैंने क्या बताया था, प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है बच्चों, उसे लिंगानुपात कहा जाता है। यहां पर देखो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है, केरल में है 1084। 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, 84 महिलाएं अतिरिक्त है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ऐसा है, गुरुजी तो कह रहे थे 57 कुंवारे रहने, हम तो केरल से भी अकल लाएंगे। मैंने बेटा केरल को मिलाकर ही सारा डाटा आपको बताया था। केरल समेत 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं पूरे भारत में औसत रूप से। अच्छा, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। यहां देखो लिंगानुपात कितना है, 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं। बड़ा सोचनीय विषय है। हरियाणा में महिलाओं की संख्या बहुत कम है, बड़ा सोचनीय विषय है, सोचनीय मुद्दा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुडुचेरी है। कितने इसमें लिंगानुपात है? तो 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं यहां पर पुडुचेरी में, यानी आंकड़ा पुरुषों से ज्यादा है महिलाओं का। डाटा महिलाओं का ज्यादा है पुरुषों से। ठीक है जी बच्चे। चलिए इसके बाद हम बात करें सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो दमन दीव है। हालांकि दमन दीव और दादरा नगर हवेली अब क्या है, अब एक हो चुके हैं। लेकिन प्यारे बच्चे मैं बता रहा हूं ना बार बार कि आंकड़ा 2011 की जनगणना का है, उस समय दोनों अलग अलग थे, तो उसी हिसाब से मुझे आंकड़ा रखना पड़ेगा। अच्छा, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 आयु वर्ग के 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या। आपसे एक डाटा पूछा जाए कि शिशु लिंगानुपात क्या होता है? शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो। ये यहां देख लो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 आयु वर्ग के प्रति 1000 पुरुषों पर प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या शिशु लिंगानुपात कहलाती है। शिशु लिंगानुपात कहलाती है। शिशु लिंगानुपात कहलाती है। प्यारे बच्चे क्या कहलाती है? शिशु लिंगानुपात कहलाती है। बोलो क्लियर है? अच्छा, शिशु लिंगानुपात हो गया।
तो यहां पर डाटा भी देख लो। सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात किस प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात और सबसे कम शिशु लिंगानुपात। आपने आंकड़ा यहां पर चेक कर लिया है, देख लिया है, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दोनों ही दे रखे हैं। हरियाणा क्या है? राज्य है, और दिल्ली क्या है बच्चे? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इधर देखो, ये तो अरुणाचल प्रदेश क्या है? ये राज्य है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है जी बच्चे। अच्छा, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से आंकड़ा आपके सामने है। पॉपुलेशन डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व का आंकड़ा आपके सामने है। सर्वाधिक जनघनत्व कहां है? बिहार में है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं, ये होता है जनसंख्या घनत्व। मोहम्मद आजिम जी को तो बस एक ही चीज लग रही है, सर बहुत तेज चल रहे हो, बहुत तेज चल रहे हो। धीमे कैसे चला जाता है ये बताओ आप। मोहम्मद साहब, धीमे कैसे चला जाता है? एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चे मैंने आप लोगों को कवर कराया है। अब इसके बावजूद भी आप ये कह रहे हो कि मैं तेज चल रहा हूं, तो भाई अब कैसे मैं बताऊं आप लोगों को? चलिए, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 1106 लोग रहते हैं यहाँ, ठीक है। 1106 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां है बेटा? अरुणाचल प्रदेश में है। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में मात्र 17 लोग रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं? 17 लोग रहते हैं, 17% रहते हैं। कितने लोग रहते हैं भैया? 17 लोग रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 11,320 लोग रहते हैं। कितने व्यक्ति? 11,320 लोग 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहते हैं। कितने लोग? 11,320 लोग रहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भैया वो अंडमान निकोबार है। यहां 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में केवल और केवल कितने लोग रह रहे हैं? 46% रह रहे हैं, 46 लोग रह रहे हैं 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, ठीक है जी बच्चे। चलिए, इसके बाद साक्षरता के बारे में बात आई है। साक्षरता के बारे में देखोगे तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है? केरल में है, 94.0%। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल, 94.0% साक्षरता यहां पाई जाती है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भैया वो बिहार है, 61.80% यहां पर साक्षरता पाई जाती है। सबसे कम साक्षरता है, सबसे कम साक्षरता है यहां। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है, 91.80%। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, 91.80%, ठीक है जी, लक्षद्वीप है। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादरा नगर हवेली है, 76.20%। यहां पर न्यूनतम साक्षरता प्राप्त होती है बच्चों। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? ये आपकी जनगणना नामक टॉपिक कंप्लीट हो गया।
सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश और सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। टॉपिक फिनिश्ड। टॉपिक फिनिश्ड। कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आऊंगा आपके सामने। बेटा उत्तर प्रदेश के बारे में यूपीजी के वाले सर बताएंगे, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, विश्व भारत के भूगोल के बारे में बात कर रहा हूं। कल जब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अब इस टॉपिक का अंत हो चुका है तो मुझे भी अब चलने की इजाजत दीजिए बच्चे। एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया और डाटा को आपके सामने रखा। या लेंदी डाटा भी हो सकता है जिसे आप याद नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने डाटा को बहुत उस प्रकार से रखा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपके सामने रखा है। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है बेटा। ठीक है, क्षेत्रफल की इकाई है वर्ग किलोमीटर। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।